Hello, in this video we will talk about income and spending as per the classical model. So, first we will talk about the aggregate demand and equilibrium output. So, the demand is given by the summation of the consumption, investment, government spending, and the net export. Now at equilibrium, income will be the or say equilibrium output will be equal to the aggregate demand. So output will be equal to the demand, and if we subtract them both we will get the inventory. सपोज कि अगर कंजम्पशन या से डिमांड अगर ज़्यादा होगी आउटपुट से तो नेगेटिव अनप्लान इन्वेंट्री होंगी, और अगर आउटपुट ज़्यादा होगा डिमांड से तो पॉजिटिव अनप्लान इन्वेंट्री होंगी. अब जो डिमांड में कंजम्पशन का फंक्शन है, अब इस कंजम्पशन के फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं C इज इक्वल टू द सी बार प्लस स्मॉलर सी मल्टीप्लाइड बाय इनकम एंड बार ओवर इट. तो जो सी बार है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कि अगर जो शो करता है कि भाई अगर इनकम है भी नहीं उस टाइम, अगर इनकम जीरो भी है तो भी एक कंजम्पशन लेवल रहेगा किसी भी पर्सन का, तो सी बार उसको शो करेगा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है. अब जो स्मॉल सी है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन बताता है कि भाई कि एक यूनिट इंक्रीज अगर इनकम होगी तो उससे कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा. कि सपोज कि एक 10 रुपीज़ अगर इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है या 100 रुपीज़ इनकम में इंक्रीज़ हुआ है तो उससे एक पर्सन का कंजम्पशन किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ होगा वो स्मॉल सी शो करेगा, और y इज इक्वल टू आउटपुट. नाउ वी कैन शो इट बाय डायग्राम. सो ऑन द वर्टिकल एक्सिस aggregate demand will be there, and on the horizontal income and output will be there. Now we will draw the aggregate demand or say output line at the 45-degree angle. Now when we draw, first we will draw the consumption line. So consumption will be below the aggregate demand, क्योंकि कंजम्पशन पार्ट है एग्रीगेट डिमांड का, और एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन को भी इंक्लूड करता है, तो कंजम्पशन लाइन नीचे होगी और एग्रीगेट डिमांड ऊपर होगी. अब हम इसको जीरो से ड्रॉ करने की जगह या फिर कहें कि हम एकदम जीरो एक्सिस से ड्रॉ करने की जगह एक अपर लेवल से इंटरसेप्ट से एक हायर इंटरसेप्ट से ड्रॉ कर रहे हैं कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड को. तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इनकम नहीं भी होगी उस टाइम पे भी एक पर्सन का कंजम्पशन रहेगा या उस पर्सन की डिमांड रहेगी. सो उसी वजह ये जो डिफरेंस रहेगा ये वही रहेगा डिफरेंस जो बिना इनकम के भी उसके डिमांड या कंजम्पशन होगा. तो जो ये सी बार है वो ये इंटरसेप्ट शो करेगा कंजम्पशन में, और जो एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन रहेगा वो कंजम्पशन का, और जो एग्रीगेट डिमांड में अदर इंटरसेप्ट हैं जो ऑटोनोमस रहेंगे उनको ऐड करके एग्रीगेट डिमांड शो करेगा. अब जब कंजम्पशन है, अब अगर हम सेविंग की बात करें तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको माइनस कर दें हम अपनी इनकम से या आउटपुट से, तो वो हमारे पास सेविंग आ जाएगी. और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगी, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि कंजम्पशन की, क्योंकि MPC जो था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो हमेशा 1 से नीचे रहेगा, हमेशा लेस देन 1 रहेगा. तो अगर MPC लेस देन 1 रहेगा तो जब हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा. नाउ कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द डिस्पोजेबल इनकम. तो कंजम्पशन जो होगा वो एक पर्सन की या इंडिविजुअल की डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि कंजम्पशन एक पर्सन उसी चीज़ से कर पाएगा जो उसके पास फाइनल में इनकम उसके पास डिस्पोज करने के लिए लेफ्ट रहेगी. तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो एक्चुअल इनकम जो मिल रही है उसको उसमें से टैक्सेस को माइनस करके और ट्रांसफर्स को ऐड करने के बाद उसको मिलेगी. तो अब अगर हम कंजम्पशन फंक्शन को इसी डिस्पोजेबल इनकम के फंक्शन में लिखेंगे
तो हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा, सी बार प्लस सी ब्रैकेट में वाई जो फंक्शन इनकम लेवल होगा, और उसमें ट्रांसफर्स ऐड एंड टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। अब जब हम ये कंजम्पशन फंक्शन को डिस्पोजेबल इनकम के टर्म में लिख चुके हैं, तो हम एग्रीगेट डिमांड को भी इसी टर्म में शो करेंगे। तो जब हम इसको इसी टर्म में शो करेंगे, तो जब हम इसमें बाकी सब चीज़ें तो सेम रखेंगे, बस कंजम्पशन की वैल्यू में ये डिस्पोजेबल इनकम के टर्म में रख देंगे, और बाकी जो चीज़ें इनकम के अलावा जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं एग्रीगेट डिमांड में, उन सबको हम ऑटोनोमस रखेंगे फ़िलहाल के लिए। तो जब हम बाकी सबको ऑटोनोमस रख देंगे, तो कुछ इस तरह से हम इसको सेपरेट रख लेंगे, और जो इनकम का फंक्शन होगा उसको अलग रखेंगे। जो ऑटोनोमस वैल्यूज़ हैं उन सबको हम ए बार से शो कर देंगे, इन सबको हम ए बार से शो करेंगे। तो जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन आएगा वो आ जाएगा ए बार प्लस सी वाई, जहाँ पे ए बार ऑटोनोमस वैल्यू शो कर रहा है, और अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा या फिर हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारी इनकम इंक्रीज होती है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि सपोज ये जो हमारे पास था ये कंजम्पशन हो गया, और ये सिमिलर डायग्राम हो जाएगा उसी की तरह जो हमने पहले देखा था। यहाँ पे सेम डायग्राम है ऑलमोस्ट, बस इसमें वैल्यूज़ उसके टर्म में रख दी, डिस्पोजेबल इनकम के टर्म में हमने वैल्यू पुट करके बस वो सोल्व किया है, बाकी सब सेम है। तो जब हम इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात कर रहे हैं, हाँ इसमें ये चीज़ हम एक अलग से देख सकते हैं इस डायग्राम में कि भाई ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर इससे लेफ्ट की साइड में रहेगा तो इन्वेंट्री लेस देन जीरो रहेंगी, यानी कि डिमांड ज़्यादा होगी और जो कंजम्पशन वो आउटपुट होगा वो लेस रहेगा। तो आउटपुट इंक्रीज करने की मार्केट है, जो आउटपुट वो इंक्रीज होगा उसमें। और अगर इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएंगी और डिमांड कम हो जाएगी। सो बस हाँ ये एक चीज़ अलग थी इसमें उस डायग्राम से। तो अब हम जब इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट और हम डिमांड को इक्वल पुट करेंगे। तो जब हम इसको दोनों को इक्वली पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू द ए बार प्लस सी वाई। जब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा y माइनस सी वाई इक्वल टू ए बार। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम आउटपुट वैल्यू। सो जो ये 1/1 माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए बार, ये हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू देगा। अब हम इसको चेंज के टर्म में भी रख सकते हैं। ये हमें चेंज शो कर रहा है कि भाई अगर ऑटोनोमस वैल्यू में चेंज हुआ तो हमारा आउटपुट किस तरह से चेंज होगा। सो अगर स्टीपर एडी होगा, हमारी डिमांड एग्रीगेट डिमांड अगर स्टीपर होगी तो यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो है हमारी हायर होगी, और इसकी वजह से अगर हमारी एमपीसी हायर हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड भी हायर हो जाएगी तो हमारी इनकम भी इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो भी ऑटोमेटिकली हायर हो जाएगी। अब फॉर गिवन एमपीसी अगर ऑटोनोमस स्पेंडिंग्स आर हायर तो हायर स्पेंडिंग that will be higher government spending and higher equilibrium income में result करेगा। So this is the same thing, and now if equilibrium income is higher the larger the consumption and higher A, that is autonomous value. So अब अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्योंकि सेविंग जो होती है वही इन्वेस्टमेंट के टर्म में भी यूज़ करते हैं, तो अगर इसको देख के तो हमने देखा था कि भाई इनकम जो है वो कंजम्पशन और सेविंग्स का या तो एक पर्सन कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। अब उसी तरीके से एक पर्सन या तो कंज्यूम करेगा या इन्वेस्ट करेगा। तो अब अगर इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो सेविंग आ जाएगी इन्वेस्टमेंट के इक्वल। लेकिन ये इसके लिए एक कंडीशन है कि गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड नहीं होना चाहिए, उसी सिचुएशन में सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। नाउ अगर इनकम की बात करें तो इनकम होगा कंजम्पशन प्लस सेविंग
प्लस जो टी ए और माइनस टी आर। तो अब अगर एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो अब अगर हम इन दोनों को इक्वल पुट करें तो जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सेविंग प्लस टी ए माइनस टी आर माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस नेट एक्सपोर्ट। ना अगर अब हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं कि हम मल्टीप्लायर को किस तरीके से देखते हैं। तो सपोज कि एक एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई बाय डेल्टा ए बार। तो उस राउंड में जो प्रोडक्शन है वो भी इसी लेवल से इंक्रीज होगा। और तो टोटल इंक्रीज जो होगा इनकम में, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है तो इनकम इंक्रीज होगी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो इनकम जो इंक्रीज होगी वो भी इसी टर्म में इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अब जो है सेकंड में जो इंक्रीज हुआ वो सी डेल्टा ए बार से हुआ, तो प्रोडक्शन भी इसमें इसी लेवल से इंक्रीज होगा। लेकिन जो एग्रीगेट वो टोटल इंक्रीज होगा डिमांड का, वो अब यहाँ इन दोनों को सम करने पे जो आएगा ए बार प्लस सी डेल्टा ए बार। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में ये वैल्यू आ जाएगी। अब उससे नेक्स्ट राउंड में सी स्क्वायर डेल्टा ए स्क्वायर से इंक्रीज होगा डिमांड, सेम प्रोडक्शन भी उसी से इंक्रीज होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे समेशन करने पे ये वैल्यू आएगी। इसी तरह हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी और जो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगी। और जब हम उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास पहले भी आई थी, जो आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू के इक्वल। सो जो 1 माइनस सी है वो हमारा मल्टीप्लायर होगा। सो मल्टीप्लायर इज द अमाउंट बाय विच इक्विलिब्रियम आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। सो जो हमें मल्टीप्लायर है वो हमें शो करेगा कि भाई अगर हमारी ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड है वो अगर एक यूनिट से इंक्रीज हो रही है तो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट किस अमाउंट से चेंज होगा वो हमें मल्टीप्लायर चेंज शो करेगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन जनरल, ये जनरल टर्म है और ये हमारे पास मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आई थी वो थी। नाउ आफ्टर ओमिटिंग गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन ट्रेड को ओमिट कर दें, ये हमारे पास उसी में वैल्यू आई थी। तो सिमिलरली अब अगर हम इसको डायग्राम से शो करें कि भाई चेंज किस तरह से होगा, तो वही वर्टिकल पे एग्रीगेट डिमांड और हॉरिजॉन्टल पे आउटपुट। नाउ जो ये था ये हमारे पास पहले एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू थी, ये हमारे पास पहले थी। अब जो है हमारे पास ऑटोनोमस स्पेंडिंग या ऑटोनोमस जो इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारे पास बढ़ के ऊपर चली गई। तो ये जो चेंज है ये मल्टीप्लायर शो करेगा हमारा। तो ये जो चेंज होगा ये मल्टीप्लायर शो करेगा। सो हमने ये मल्टीप्लायर को डायग्राम के थ्रू भी शो कर दिया। तो अब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर इफेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इनकम दो वेज में शो करेगा, गवर्नमेंट परचेज या एक्सपेंडिचर या फिर टैक्सेस और ट्रांसफर्स के फॉर्म में। तो अब अगर सपोज कर लें हम पहले गवर्नमेंट के इसको परचेज और स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को और ट्रांसफर्स को ऑटोनोमस और सिर्फ टैक्सेस को रखें हम, तो अब कंजम्पशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सी बार प्लस सी। अब इनकम जो होगा वो वाई प्लस टी आर बार माइनस टी वाई, टी आर 10 और ये टैक्सेस हो गए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और जब एग्रीगेट डिमांड इसमें हम
कंजम्पशन की इस वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने टैक्स प्रोपोर्शनल टैक्स के फॉर्म में रखी है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी इसको सोल्व आउट करने पे। अब हमने जो ऑटोनोमस स्पेंडिंग की जितनी भी वैल्यू थी, ऑटोनोमस वैल्यू जो भी थी, उसको हमने अगेन ए बार से शो कर दिया। एंड जो चेंजेस या प्रोपोर्शनली जो चेंज होंगी उन वैल्यूज़ को, वेरिएबल जो वैल्यूज़ रह गई जो डिमांड के साथ वेरिएबल होंगी या चेंज होंगी, उनको हमने यहाँ पे ये अलग तरीके से रख लिया। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ए बार शो क्या कर रहे हैं। तो अब अगर एडी होगा ये फ्लैटर होगा ड्यू टू टैक्स की वजह से, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स होगा डिमांड उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो पहले हमारे पास सिर्फ CY था, अब वो C1 माइनस TY हो गया है, क्योंकि जो हमारे पास इनकम होगी उसका एक प्रोपोर्शन टैक्सेस में भी जाएगा। तो इसी वजह से जो डिमांड है वो फ्लैटर हो जाएगी टैक्स की वजह से। अब अगर हम इसी फंक्शन को इक्विलिब्रियम इनकम के रूप में देखेंगे, तो इक्विलिब्रियम इनकम के फॉर्म में देखेंगे, तो हम y विल बी, ये यहाँ पे हो जाएगा y विल बी इक्वल टू दिस, जो हमने यहाँ पे अभी निकाला ये। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ से वैल्यू को इस साइड ट्रांसफ़र किया। सपोज so it was y minus C1 minus TY इक्वल टू ए बार। अब हम इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी और इट विल बी इक्वल टू दिस। और अब हम यहाँ से y को छोड़ के जो ये ब्रैकेट की वैल्यू है इसको यहाँ पे नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो ये डिवाइड में आ जाएगी। और हमने यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्विलिब्रियम इनकम की। नाउ raises A बार बाय अमाउंट G एंड CTR। अब जो है हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रांसफर्स में जो चेंजेस होंगे वो हमारे ए बार को रेज कर देंगे। तो जो हमारा इनकम टैक्स, क्योंकि हमने इसमें ए में ही हमने शो किया है इसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रांसफर्स वगैरह को, तो अब जो हमारा जिसमें जो भी चेंज आएगा वो हमारे ए बार को ही रेज करेगा। अब इसके अलावा जो हमारा इनकम टैक्स है वो हमारे मल्टीप्लायर को लो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में, तो इसकी वजह से सपोज कि पहले हमारे पास सिर्फ 1/1 माइनस C था, तो वैल्यू कुछ और होती, सपोज 1 माइनस C। अब C की वैल्यू अगर 0.5 रखते तो हमारे पास पहले सिर्फ 1 माइनस 0.5 और ये हो जाता 1/0.5 विच विल बी इक्वल टू द 2। लेकिन अब हमारे पास 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस T भी होगा हमारे पास। तो अगर हम T को भी सपोज 0.5 रख लें हमारे कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 और इट विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस 0.25। तो ये हमारे पास 1/0.75। तो हमारी जो वैल्यू है वो लोअर हो जाएगी मल्टीप्लायर की टैक्सेस के लिए। टैक्सेस, ये जो टैक्स आया है इसकी वजह से मल्टीप्लायर की। अब इनकम टैक्स जो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी है कि भाई बिना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के अगर आउटपुट में द अमाउंट बाय विच आउटपुट चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू ए चेंज इन ऑटोनोमस डिमांड, अगर सपोज डिमांड में कोई चेंज आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ही बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से चेंज भी होगा आउटपुट में भी। अब सपोज कि गवर्नमेंट की जो परचेज है, गवर्नमेंट सपोज जी जो वैल्यू है उसी में कुछ चेंज होते हैं, इंक्रीज ही हो गई, तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है।
ये तो हमने इसको डायग्राम के फॉर्म में शो कर दिया। 8D जो है वो शिफ्टवर्ड हो जाए, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से ये जो पहले जो यहाँ पे थी वो अब यहाँ पे हो जाएगी, तो आउटपुट यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ पे शिफ्ट होगा। बट बाई हाउ मच डज इनकम एक्सपेंड, क्वेश्चन है ये कि भाई अगर गवर्नमेंट की परचेज चेंज भी हो रही है तो इनकम उसमें किस प्रोपोर्शनेट में चेंज होगी, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। जो हमने यहाँ पे अर्लियर देखा था कि भाई टैक्स में चेंज आएगा तो इनकम में किस तरह से चेंज होगा, तो वो यहाँ इससे से शो हुआ था। अब उसी तरीके से अगर जी चेंज हो रही है तो इनकम किस तरह से एक्सपेंड होगी, तो डेल्टा वाई जी हमने ये सेम उसी फॉर्म में लिख लिया बाकी चीज़ों को, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हमने यहाँ पे अलग से रखा क्योंकि इसमें हम चेंज शो करेंगे। तो और बाकी चीज़ों को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है। नाउ सपोज कि अब हम सिमिलरली उसी तरीके से ये जो वैल्यू है ये टर्म है, इसको इस तरफ अगर भेजेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले हमारे पास वैल्यू आई थी तो हम ऑटोनोमस मल्टीप्लाई में था, लेकिन यहाँ पे हमने ये गवर्नमेंट की परचेजेस को अलावा जितने भी वैल्यूज़ थे उन सबको कांस्टेंट रख लिया। तो जो भी चेंज होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट परचेज की वजह से चेंज होगा इनकम में। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर हम इसको बोल सकते हैं, और जो चेंज इन इनकम होगा वो इस प्रपोर्शन में आएगा। अब सपोज कि ट्रांसफर्स में चेंज आ जाए कि भाई ट्रांसफर्स भी चेंज हुए सब, अभी तो हमने गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में अगर चेंज होगा तो पहले तो हमने गवर्नमेंट परचेज के बारे में चेंज देख लिया। अब अगर गवर्नमेंट ये ट्रांसफर्स में अगर चेंज आएगा तो वो किस प्रपोर्शन में होगा, तो अगर यहाँ पे ट्रांसफर्स अगर इंक्रीज हुए तो वो सिर्फ इस प्रपोर्शन में इंक्रीज होंगे, यानी कि यहाँ पे जब इंक्रीज आ रहा है तो वो कंप्लीट गवर्नमेंट परचेज में जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही इंक्रीज होगा। लेकिन जब ट्रांसफ़र में होगा तो वो प्रपोर्शन में चेंज होगा इस प्रपोर्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ये हमने अर्लियर देखा था कि भाई जो वैल्यू हमने पुट करके देखी थी तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन जिसमें सी बार यहाँ पे सी टी आर था। तो ट्रांसफर्स ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एमपीसी जिसको हमने देखा था स्मॉल सी, उसके प्रोपोर्शन के फैक्टर में चेंज होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्मॉलर चेंज आएगा एज कंपेयर्ड टू अर्लियर। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर बनेगा वो मल्टीप्लायर बनेगा सी डेल्टा टी आर अपोट 1 माइनस सी 1 माइनस टी, और यहाँ पे जो बना था वो था 1/1 माइनस सी 1 माइनस टी और डेल्टा जी, लेकिन यहाँ पे सी डेल्टा टी टी आर होगा। अब इसके बाद अब देखते हैं इसमें बजट या बजट सरप्लस। बजट सरप्लस क्या होगा कि जब हमारे पास कलेक्शन ज़्यादा हो और हमारी एक्सपेंडिचर कम हो जाए, जब हमारे इनकम ज़्यादा हो जाए और हमारी एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो उस टाइम पे हमारे पास सरप्लस होगा। और सिमिलरली डेफिसिट कब होगा, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और हमारी इनकम या सोर्स ऑफ इनकम वो डिक्रीज हो जाए। तो दीज टू आर द इक्वेशंस, और अब इसको डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड रहेगा, ये इस साइड बजट सरप्लस, इस साइड डेफिसिट। सो द बजट डेफिसिट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी चॉइसेस T, G and TR but also on anything else that shifts the level of income। तो इनकम ऑफ लेवल जो भी शिफ्ट करेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि TR में अगर चेंज हुआ तो वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट परचेज हमने देख लिया, और ये हमने देखा था यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम में किस तरह चेंज आएगा टैक्सेस की वजह से। नाउ सपोज अब जो बजट सरप्लस की बात हो रही है वो किस तरह से इफेक्ट होगा अगर गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज होंगी।
तो हमें लगता है कि भाई एक बार तो कि गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज होंगे तो बजट सरप्लस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होने पे ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नाउ चेंज इन इनकम क्या होगा इसकी वजह से? सो चेंज इन इनकम जो हमने देखा था अभी कि भाई गवर्नमेंट परचेज में चेंज होने पे हमारे पास ये आता है चेंज इन इनकम। अब इसको हम कलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन के टर्म में अगर हम इस फ्रैक्शन को देखेंगे तो हमारे पास अब हम इस फंक्शन को जो टैक्स कलेक्शन वो होता है वो हमारे पास ये होता है। अब जब हमारे पास y की वैल्यू ये है तो हम टैक्स कलेक्शन इस वैल्यू को इस तरीके से शो कर देंगे, तो हमारे पास जो टैक्स रिवेन्यू है वो इस वैल्यू में आएगा कि हमारे पास जो टैक्स रिवेन्यू है वो गवर्नमेंट परचेज से इस लेवल से चेंज होगा, वो ये होगा। तो अब जो हमारा सरप्लस चेंज होगा वो क्या होगा? तो सरप्लस हमारा चेंज होगा टैक्स कलेक्शन माइनस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो रहेंगी। तो हमारा कलेक्शन क्या रहेगा, ये हमने निकाला था, और ये हमारी स्पेंडिंग हो गई। अब जी को हम कॉमन लेंगे और हम अल्फा जी की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 1/1 माइनस सी ब्रैकेट 1 माइनस टी, जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू लास्ट में, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सोल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो जो गवर्नमेंट परचेज से जो चेंज होगा बजट सरप्लस में वो अनएम्बिगुअस होगा और नेगेटिवली होगा। तो अनएम्बिगुअस नेगेटिव होगा, मतलब कि कोई डिफाइन चेंज नहीं रहेगा। अब एक होता है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। तो जब हमारे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और जैसे परचेज और टैक्सेस दोनों सेम अमाउंट में इंक्रीज हो जाए, तो जिसकी वजह से बजट सरप्लस में कोई चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा, तो इसकी वजह से मल्टीप्लायर 1 के इक्वल होगा। इसी को बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर बोलते हैं। और जो लास्ट एक पॉइंट बच गया इसमें, फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस। तो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस मेजर्स द बजट सरप्लस एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इनकम और एट पोटेंशियल आउटपुट। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इनकम के या पोटेंशियल आउटपुट के ऊपर हम बजट सरप्लस को मेज़र करते हैं तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस बोलते हैं। तो ये वैल्यू फुल एम्प्लॉयमेंट स्टार लगा के हमने इसको शो कर दिया। ये हमारे जो इनकम स्टार है वाई स्टार, ये पोटेंशियल आउटपुट को शो कर रहा है। तो सिमिलरली बजट सरप्लस की तरह लिखेंगे, बस इसमें हम पोटेंशियल आउटपुट को शो कर देंगे। इसको अदर नेम भी दिए हैं कि साइक्लिकली एडजस्टेड सरप्लस, हाई एम्प्लॉयमेंट सरप्लस, स्टैंडर्डाइज्ड बजट सरप्लस एंड स्ट्रक्चरल सरप्लस। इसके अलावा जो डिफरेंस होगा फुल और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में वो किस तरीके से दिया जाएगा। तो अब जो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस है वो हम लिखते हैं टी वाई स्टार माइनस जी माइनस टी आर। इन दोनों को हम ऑटोनोमस दिखा देंगे, और जो माइनस होगा वो होगा टी वाई जो हमारा एक्चुअल होता है माइनस जी बार माइनस टी आर। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास वैल्यू बच जाएगी डिफरेंस की ये। सो ये हमारे पास फुल एंड एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस का डिफरेंस शो कर रहा है। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो।